अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं आपका मेज़बान इनाम अंसारी यूनिवर्सल टॉपिक से। आज की जो हमारी वीडियो होगी इसके अंदर हम भाइयों को जदीद डेयरी फार्मिंग का विजिट करवाएंगे। जिस फार्म पर इस वक्त मैं खड़ा हूं यहाँ पर 300 मिल्किंग वाली गाय है और ये बाहर से इंपोर्ट की गई है। तो इस गाय के हवाले से मुकम्मल मालूमात भाई से लेंगे। डॉक्टर साहब जो इस डेयरी को 3 साल से परमानेंट चला रहे हैं, जो इस डेयरी पर डॉक्टरी के हवाले से अपनी सर्विसेज दे रहे हैं, वो मेरे पास खड़े हैं। तो डॉक्टर साहब से मुकम्मल मालूमात लेंगे गायों के हवाले से। इनको कौन सी खुराक दी जा रही है, इनको एटमॉस्फेयर जो है माहौल किस तरह का दिया जा रहा है, मुकम्मल ईच एंड एवरीथिंग डिस्कस करेंगे। उससे पहले मेरी तमाम भाइयों से गुजारिश है जिन्होंने अभी तक हमारा यूनिवर्सल टॉपिक यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया वो सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन का बटन दबा दें। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम सर। जी डॉक्टर साहब अपना नाम बता दें और इस जो डेयरी फार्मिंग की लोकेशन है वो बता दें। सर मेरा नाम शुएब मुस्तफ़ा और ये है चुनिया रोड पत्तों की। अच्छा डॉक्टर साहब ये बताइएगा, ये जो डेयरी आपकी जिस जगह पे हम खड़े हैं ये कितने एकड़ में वाक़या है? ये 7.5 एकड़। 7.5 एकड़ में ये जो डेयरी है इसमें आपने 300 गाय रखी है। तो 300 गाय के लिए आपने कितने शेड बनाए हुए हैं, उनकी लंबाई कितनी है और उनकी चौड़ाई कितनी है? सर मेरे 3 शेड हैं, इसकी लंबाई है 160 और चौड़ाई है 100। अच्छा 3 शेड हैं, एक शेड की लंबाई 160 फुट लंबा है और 100 फीट चौड़ा है। 3 शेड इतनी लंबाई के हैं। तो इन शेड्स के अंदर आपने जानवरों को अच्छा माहौल देने के लिए कितने पंखे लगाए हुए हैं तीनों शेड्स के अंदर? सर एक के अंदर हमारे हैं 7 पंखे और 21 पंखे हमारे 3 शेड में चल रहे हैं इस वक्त। अच्छा इनके लिए चूंकि ये बाहर से इंपोर्ट की गई हैं, ये पाइपों की वायरिंग हमें नजर आ रही है शावरिंग के लिए, तो आपने शावरिंग का भी इंतजाम किया हुआ है। तो ये कितने शावर हैं, तकरीबन कितने कितने फासले पे शावर रखा गया है? जी सर ये शावर हमने रखे हुए हैं और ये 5 फीट पे एक शावर है और ये मुकम्मल 1 to ऑल जानवरों को वॉशिंग करता है। अच्छा सही हो गया। अच्छा मुझे ये बताइएगा, इस वक्त आपके फार्म पर जो गाय खड़ी है वो कौन कौन सी नस्ल की खड़ी हैं और कितनी खड़ी हैं? और सर हमारे पास जो 100 हैं वो हैं इंपोर्ट, ये इंपोर्ट फ्रीजियन है। और दूसरी जो हैं 200 ये हैं लोकल और दूसरी फ्रीजियन क्रॉस। अच्छा ये बताइएगा, आपके पास जो 300 गाय खड़ी है इनमें से कितनी गायें इस वक्त दूध देती हैं और कितनी गायें जो हैं वो क्रॉस हो चुकी है और सोने वाली हैं, बच्चा देने वाली हैं? सर हमारे पास जो मिल्किंग पे हैं वो हैं 160 और इनकी जो एवरेज है वो है 20+। यानी से 20 लीटर रोजाना का एक टाइम का दूध है या 2 टाइम का? नहीं 2 टाइम का पूरे पर डे। अच्छा ये बताइएगा, गायों की जो चवाई है, गायों का जो दूध है वो आप कितनी दफा दोते हैं, 3 दफा या 2 दफा? और सर इसमें से जो 60 हैं वो हैं 3 टाइम की और जो 100 हैं वो 2 टाइम की। अच्छा एक शेड के अंदर आपने पानी की होदियां मुझे नजर आ रही हैं, एक शेड के अंदर आपने पानी की होदियां कितनी बनाई हैं और एक शेड के अंदर आपने कितनी गायें खड़ी की हुई हैं? एक शेड की 2 साइडें होती हैं, एक साइड में हमने 50 रखी हुई हैं और 2 हौजियाँ उस पे हैं और दूसरी साइड पे भी 50 जानवर हैं और 2 हौजियाँ हैं। अच्छा ये बताइएगा, इस वक्त जो आपके फार्म पर खड़ी हुई हैं गायें, इनकी मिनिमम प्राइस कितनी है और मैक्सिमम प्राइस कितनी है? सर इन प्राइस जो है वो तो हमारी है ना 2 लाख रुपए और जो कुछ इंपोर्ट हैं हमारे पास वो तो सर 6 लाख के करीब हैं, 6 लाख हैं। यानी कि 6 लाख वाली भी गायें आपके इस फार्म पे खड़ी हैं, उनमें से आप कोई दिखा सकते हैं कि इनकी कीमत तकरीबन 6 लाख है, को नज़दीक खड़ी हों? जी सर। सर ये इंपोर्ट खड़ी है हमारे पास, ये 2 खड़ी हैं, ये इंपोर्ट हैं। अच्छा ये ब्लैक वाली इंपोर्ट खड़ी है, इसकी कीमत तकरीबन 6 लाख रुपए है। उससे आगे जो खड़ी हैं 2 गायें ये खड़ी हैं, ये और एक ये, कीमत भाई कह रहे हैं ये इंपोर्ट की गई हैं और तकरीबन 6 लाख रुपए। अच्छा ये मुझे बताइएगा, आपके फार्म पर इस वक्त जो खुराक इन गायों के लिए चल रही है वो क्या चल रही है और आपका जो फीडिंग प्लान है वो क्या है? सर इस वक्त जो हमारी खुराक चल रही है वो साइलेज है, उसके अलावा फिर राई ग्रास और बरसीम ये मिक्स होता है। फर्स्ट टाइम हम साइलेज डालते हैं और सेकंड टाइम हम राई ग्रास और बरसीम मिक्स डालते हैं। अच्छा एक जो गाय है वो कितना साइलेज 24 घंटों में खा जाती है? ये खा जाती है 25 से 30 kg। सही हो गया। अब मैं ये चाहूंगा कि भाइयों को आपका जो शेड की दूसरी साइड है वो भी विजिट करवाई जाए, ताकि ये जदीद जो डेयरी है वो मुकम्मल विजिट करवाई जाए। तो मैं चाहूंगा कि हम दूसरी साइड पे चलें।
ये जी हम दूसरी साइड पे आ गए हैं और सब भाई जानते हैं हमारी जो डिस्कशन हो रही है वो खुराक के हवाले से हो रही है। आप नजर आ रहा होगा कि खुराक डाली जा रही है और खुराक ट्राली के जरिए डाली जा रही है। तो मैं भाई से पूछूंगा, अभी खुराक डाली जा रही है तो ये जो वर्कर काम यहाँ पर कर रहे हैं इस डेयरी पर, वो कितने वर्कर हैं कुल? इस वक्त जो काम कर रहे हैं 115 वर्कर हैं। ये जो काम करते हैं इधर चारा और ये सफाई वगैरह शेड की और मिल्किंग जो करते हैं, टोटल 15 वर्कर हैं काम करने मैनेजमेंट के अलावा। कुल मैनेजमेंट के आदमी डाल के मैनेजर समेत इस वक्त इस फार्म पर कितने बंदे हैं? अच्छा 20 बंदे इस फार्म पर इस वक्त ऑन ड्यूटी हैं और काम कर रहे हैं। अच्छा अभी ये आपकी खुराक साइलेज डाली जा रही है, डे टाइम आप साइलेज डालते हैं इनको, शाम को इनको आप सब्ज चारा डालते हैं। अब मुझे ये बताएं, जो गायें दूध देती हैं 3 टाइम उनको आप वंडा कितना दे रहे हैं, और जो गायें 2 टाइम दूध देती हैं उनको वंडा कितना दे रहे हैं, और वंडा अपना बना रहे हैं या किसी कंपनी का इस्तेमाल कर रहे हैं? जी, जो 3 टाइम मिल्किंग है वो 10 से 12 किलो खा रही हैं। वो दूध के हवाले से, जैसे दूध ज़्यादा है उसका 2-3 किलो इजाफा दे देते हैं। उनका दूध कितना होता है 3 टाइम में? वो 3 टाइम में सर 40 प्लस, 30 प्लस से लेके 40 प्लस तक है हमारा 3 टाइम का। और जो 2 टाइम है ये वो हैं 15 से 20 तक। अच्छा इनको आप वंडा अपना दे रहे हैं या किसी कंपनी का दे रहे हैं, और कौन सी कंपनी का दे रहे हैं? नहीं, हम दे रहे हैं इसको अलकरम और सतलुज वंडा। सतलुज वाला और अलकरम कंपनी का वंडा इस्तेमाल कर रहे हैं, और फी गाय 10 से 12 किलो रोजाना का वंडा इस्तेमाल कर रही है। मुझे ये बताइएगा, उस साइड पे जो गायें खड़ी थी वो 3 टाइम पे दूध देती थी, अब इस साइड पे जो गायें खड़ी हैं, इस साइड वाली और इस साइड वाली, ये 2 कैटेगरी की गायें हैं। ये इनमें से कौन कौन सी गाय कितना कितना दूध देती हैं, यानी कि किस साइड वाली कौन सी साइड वाली दूध देती हैं और कौन सी साइड वाली नहीं देती? ये जो हमारी इस साइड पे खड़ी हैं ये हैं हमारी ड्राई प्रेग्नेंट। जो प्रेग्नेंट हैं 2 मंथ लेती हैं, कुछ 1 मंथ लेती हैं। ड्राई प्रेग्नेंट हैं जो इसको हमने ड्राई करना होता है, जैसे आखिरी मंथ में चल रही होती हैं। जैसे प्रेग्नेंट होते हुए 6 मंथ हो गए हैं, जैसे 7 मंथ में जाएंगे तो हम ड्राई कर देंगे, इसको दूध खुश करके देंगे। अच्छा ये बताइएगा, आपने जो शेड बनाया है, मैंने अक्सर वहां पर जो शेड की छत होती है वो लोहे की होती है, वो मतलब आप कह लें आयरन की होती है। आपने काने डाले हुए हैं, सिरकी डाली हुई है, इसकी वजह क्या है, कोई खास वजह? इसकी खास वजह जो ये है कि एक तो ये कॉस्ट से कम है, सस्ती पड़ती है, और दूसरी ये गर्मी में ठंडी रहती है, गर्म नहीं होती। जो लोहा होता है वो गर्म हो जाता है गर्मियों में, वो तपश देता है। जो ये सिरकी है ये ठंडी रहती है, ये तपश नहीं देती। अच्छा ये जो आपका फार्म है, 300 गायें खड़ी हैं जहां पर, इनका रोजाना का खुराक का खर्चा कितना है, और एक अंदाजे के मुताबिक, मुहतात अंदाजे के मुताबिक रोजाना की इनकम कितनी है? सर ये हमारे रोज़ाना की जो है इनकम वो है 1-1.5 लाख। तो खर्चा रोजाना का कितना है? ये खर्चा होगा 1 लाख के करीब। अच्छा 1 लाख के करीब रोजाना का खर्चा है, और आपको इनकम आ रही है 1.5 लाख रुपए, यानी कि 50,000 रुपए रोज का आपको मुनाफा आ रहा है। और इसके अलावा जो बच्चे हैं वो आपके इजाफी हैं या वो भी आपने शामिल किए हैं? नहीं, वो इजाफी हैं, जो बच्चे हमारे पाल रहे हैं वो इजाफी हैं। अच्छा डॉक्टर साहब ये बताइएगा, अल्हम्दुलिल्लाह आपका जो फार्म है वो काफ़ी सेहतमंद नज़र आ रहा है, यहाँ पर किसी किस्म की बीमारी नहीं है। मैंने बहुत सारे फार्म विजिट भी किए हैं, और इस वक्त पूरे पंजाब में मुंह खुर की बीमारी अटैक कर चुकी है। जिस फार्म पे भी जाते हैं वहाँ पर मुंह खुर का मसला होता है। तो आपका फार्म अल्हम्दुलिल्लाह मुकम्मल कवर है। इसके लिए आपने क्या प्लान किया है कि आपको अल्लाह पाक ने मुंह खुर की बीमारी से आपके जानवरों को बचाए हुआ है? जी, ये तो अल्लाह पाक का करम है सर, ये तो बस उसकी मेहरबानी है। तो एक हमारी मैनेजमेंट अच्छी है, हम बाहर के कोई आदमी को अंदर नहीं इंटर होने देते। जो भी आता है, जो ट्रैक्टर वगैरह आते हैं, जो फीडिंग के लिए आते हैं, वो डिप हमारी रखी हुई डिप हो के फिर अंदर इंटर होते हैं। उसके जो भी वायरस वगैरह जरासीम वगैरह अंदर नहीं आ सकते। और दूसरा जो बाहर का कोई भी आदमी अंदर ऐसा नहीं आ सकता, जब वो बगैर वाश किए बगैर डिप हुए अंदर नहीं आ सकता। हमारी वैक्सीन जो है वो हमारी रेगुलर चलती है, हम वैक्सीन में गफलत नहीं करते कभी भी। अच्छा ये बताइएगा, मुंह खुर की वैक्सीन इस वक्त क्योंकि शिकायत आई हुई है, बहुत सारे लोग ऐसे हैं, बहुत सारे फार्मर ऐसे हैं जिन्होंने मुंह खुर की वैक्सीन की हुई थी, लेकिन बावजूद इसके वहां पर मुंह खुर का अटैक हुआ। आप ये बताएं, आपने वैक्सीन की है, यहाँ पर अटैक नहीं हुआ, आपने किस कंपनी की मेडिसिन इस्तेमाल की है, ताकि देखने वाले जो मेरे व्यूअर्स हैं उनको भी पता हो कि इस कंपनी का रिजल्ट अच्छा है और वो कंपनी का इस्तेमाल शुरू कर दें? सर ये जो कंपनी अच्छी वाली है, इंपोर्ट हम करवाते हैं वैक्सीन, ये फाइट्रो कंपनी की होती है, ये बहुत अच्छी वैक्सीन है, हम वही यूज़ कराते हैं, हम दूसरे लोकल वगैरह कभी लेते नहीं हैं। अच्छा ये बताइएगा, मुंह खुर की वैक्सीन के अलावा आपने अपने जानवरों को कौन कौन सी वैक्सीन की है और कौन कौन से मौसम में वैक्सीन करते हैं? जी, मुंह खोर अभी हमने HS भी कर दी है,
और हमने ब्लैक क्वार्टर की अभी करनी है, हमारी आई पड़ी है, लेकिन अभी हम स्टार्ट करते हैं कुछ दिन में, ब्लैक क्वार्टर भी हो जाएगी हमारे पास। तो ब्लैक वाटर का मौसम भी यही है कि इसका कोई खास मौसम होता है या नहीं, ये रिपीट करते रहते हैं? नहीं, यही यही और HS का भी ये बरसात बहार का मौसम होता है, ये हम पहले कर चुके हैं। और अब HS जो दूसरी जो ब्लैक क्वार्टर है, ये भी इसका सीज़न है, ये हम भी कर लेंगे। अच्छा, एक सवाल बहुत अहम है क्योंकि मुंह खुर के हवाले से बात हो रही है, मुंह खुर की बीमारी पूरे पंजाब में आ चुकी है। मुझे ये बताइएगा, अगर एक दफ़ा मुंह खुर की आपने वैक्सीन कर दी है तो आपके जानवर माशाल्लाह सेहत याब है, तो दोबारा कितने अरसे बाद दोबारा मुंह खुर की वैक्सीन करनी चाहिए अपने जानवरों को? साल बाद या कि कम दौरानी है? नहीं सर, 6 मंथ बाद, 6 मंथ बाद दोबारा लाजमी करनी चाहिए। कुछ कंपनी कहते हैं 8 मंथ, कुछ कहते हैं साल बाद, लेकिन हम इसको नहीं कहते, हम कहते हैं 6 मंथ बाद दोबारा करनी चाहिए। अच्छा जी, ये बताइएगा, ये तो आपकी एक साइड पे गायें होंगी जो 2 टाइम पे दूध देती हैं, एक साइड पे गायें होंगी जो कि अभी प्रेग्नेंट हैं और वो अभी बच्चा देने के लिए 2 माह बाद बच्चा देंगी, तब ये तैयार हो जाएंगी। तो मुझे ये बताइएगा, जो आपके बच्चे होते हैं, गायों के बच्चे, उनके लिए जो आपने शेड बनाया है वो अलहदा बनाया है या उनका क्या शेड्यूल है? सर वो शेड अलहदा है, और जो हमारी फीमेल पैदा होती है वो हम उसको रखते हैं, और जो मेल पैदा होता है वो हम उसको सेल कर देते हैं, वो हम नहीं रखते, क्योंकि हमारा डेयरी फार्म है और हम मिल्किंग हैं, हम तो मिल्किंग के रखते हैं ना। जो बछड़ा जो होता है, नर होता है, वो हम सेल कर देते, वो हम नहीं रखते। अच्छा चलें जी, मैं भाइयों को जो इनका नर्सरी वाला हिस्सा है जहाँ पर छोटे बच्चे इन्होंने अलहदा छोड़े हुए हैं, उस साइड पे लेके जाऊंगा, वहाँ का विजिट करवाना चाहूँगा ताकि भाइयों को उनके मतलब भी मालूमात लेके दे सकूँ। ये हम नर्सरी वाली साइड पे आ गए हैं जहाँ छोटे बछड़े जो होते हैं, छोटी बछड़ियाँ होती हैं, वो रखी जाती हैं और उनको तैयार किया जाता है। बछड़े तो ये सेल कर देते हैं, बछड़ियाँ तैयार की जाती हैं। तो ये 3-4 कैटेगरी की बछड़ियाँ यहाँ पर खड़ी हैं, भाई से मालूमात लें। जी भाईजान, ये बताइएगा, ये 3-4 कैटेगरीज की बछड़ियाँ खड़ी हैं, ये जो बछड़ियाँ खड़ी हैं ये कितने मंथ की हैं और ये कब तक तैयार हो जाएंगी? ये सर 12 मंथ तक हैं, 12 मंथ की हैं। ये हम 18 मंथ तक प्रेग्नेंट कर देते हैं जब हो जाएंगी। तो उसके आगे फिर वो जो आगे खड़ी हैं ये हैं सर 9 से 12 मंथ, 6 से 9 मंथ तक वो हैं, ये हैं 12 मंथ तक, वो है 9 मंथ तक। ये 12 महीनों वाली खड़ी हैं, इनकी एज 12 महीने हो चुकी है और उनकी एज 6 महीने से लेकर जो एंड पे खड़ी हैं 9 महीने तक हो चुकी है। तो ये एक साइड पे मुझे कुछ बुल नजर आ रहे हैं, बछड़े नजर आ रहे हैं। आप तो बछड़े सेल कर देते हैं, ये बछड़े आपने क्यों रखे हुए हैं? ये हमारे पास 7 बछड़े हैं, जिससे 2 हम रखते हैं ब्रीडिंग के लिए, एक हमारा फुल ब्रीड कर रहा है और एक हम आगे के लिए तैयार कर रहे हैं। तो जो दूसरे जो 5 हैं ये हमने रखे हुए कुर्बानी के लिए, अपनी कुर्बानी जो करते हैं, ये 5 किए हुए हैं। अच्छा ये बताइएगा, जो लिए आप अच्छा है, ये वाला हमारा जो खड़ा है बछड़ा, ये वाला ब्रीडिंग के लिए रखा हुआ है। अच्छा, आप जो गाय क्रॉस इंजेक्शन नहीं रखते आप, तो फिर बुल की क्या जरूरत है? इंजेक्शन रखते हैं हम, तो ज़्यादा तो रखते हैं यही हैं। और इसके अलावा बुल जो है, जो बार बार रिपीट करती है, जानवर एनिमल रिपीट कर रहा है, वो एक्सेप्ट नहीं कर रहा उसको इंजेक्शन को, फिर हम वो इससे बुल मीटिंग करवा देते हैं। अच्छा, मुझे जो आखिरी पोर्शन पे आपकी थोड़ी सी हम आए, तो उन बछड़ियाँ बड़ी खड़ी हैं, मुझे ये बता दें इनकी एज और ये क्रॉस हो चुकी हैं या नहीं हो चुकी? तकरीबन हमारी हो चुकी हैं, और जो 30% हैं वो हम अभी प्रोटोकॉल शुरू कर दिया है, ये 15 अप्रैल तक हमारी मुकम्मल हो जाएंगे ब्रीडिंग। अच्छा ये बताइएगा, आपके फार्म की जो जगह है उसके बगैर आपके फार्म की जो कंस्ट्रक्शन है, जो मशीनरी है, जो गायें हैं, इनकी मुकम्मल इन्वेस्टमेंट कितनी है? ये हमारे 10 करोड़ है। 10 करोड़ की इन्वेस्टमेंट है। अच्छा, अब सबसे आखिर में मैं आपसे एक सवाल करना चाहूँगा। मैं बायोगैस का इन्होंने प्लांट लगाया हुआ है, वो भी भाइयों को विजिट करवाऊंगा। उससे पहले मैं ये एक बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है कि जो भाई इस काम में आना चाहते हैं, डॉक्टर साहब चूँकि तजर्बा भी रखते हैं, पढ़े लिखे हैं और ये डॉक्टर हैं, वेटरनरी डॉक्टर हैं, तो इनसे मालूमात लेंगे उन भाइयों को किन चीज़ों का ख़ास ख्याल रखना चाहिए ताकि उनको किसी किस्म की मुश्किलात ना आए। सर ये पहले तो है मैनेजमेंट, सबके लिए बहुत अहम चीज़ है, फार्म के लिए मैनेजमेंट है। जब मैनेजमेंट आप अच्छी होगी तो फार्म आपका तरक्की करेगा, अगर मैनेजमेंट नहीं होगी तो फिर कुछ बछड़ियाँ होती हैं उसको तैयार करना, जिसकी फार्म अब खुद तैयार होती हैं वो फार्म आगे की तरक्की की तरफ जाता है। जब आप कहते हैं कि हम हर साल, फिर वो तरक्की नहीं कर सकता। अच्छा, जब काम नया शुरू करना हो तब बछड़ियाँ बाहर से इंपोर्ट करनी चाहिए, गाय इंपोर्ट करनी चाहिए या बछड़ियाँ इंपोर्ट करनी चाहिए? ये बेहतर तो सर ये है कि हम बछड़ियाँ लें, जैसे 18 मंथ तक आप खुद उसको तैयार करें, उसको आप खुद ब्रीडिंग करें,
उसको तैयार करें, वो मुनाफे बख्श है। अच्छा डॉक्टर साहब, अब मैं चाहूंगा कि आप हमारे व्यूअर्स को विजिट करवाएं बायोगैस वाला जो हिस्सा है, जहां पर आप अपने ये जो गोबर है इससे बिजली तैयार, गैस तैयार कर रहे हैं, वो भाइयों को दिखाएं और उसके फायदे बताएं और उस साइड पर हमें लेके चलें। ये जी हम जो इनका बायोगैस का प्लांट है वहां पर पहुंच चुके हैं। ये आप भाइयों को नजर आ रहा होगा, गोबर पड़ा है, तो सारा प्रोसेस डॉक्टर साहब से पूछते हैं। जी डॉक्टर साहब, इसका प्रोसेस हमारे देखने वाले भाइयों को बताइएगा। सर इसका बहुत ज़्यादा फ़ायदे हैं, हमारे डेयरी फार्म पे ये चीज़ अहम है, क्योंकि ये ना होता तो हमारी वैसे जो अखराजात होते वो 3 लाख मंथ के हैं वैसे, तो इससे हमारे 2 लाख हमारा बच रहा है, क्योंकि हम इस गैस से अपना जनरेटर और हमारा जो ट्यूबवेल लगा हुआ है वो हम चलाते हैं। ये ट्यूबवेल पे हम डीज़ल और ये जो गैस है वो मिक्स करके चलाते हैं, और जनरेटर पे भी। अगर हमारा डीज़ल अकेला लगता तो फिर हमारा 3 लाख का खर्चा था मंथ का। अब तो सर हमारा 1 लाख हो रहा है गैस, और इसके ये हमारे बहुत प्रॉफिट है। और हमारे पास 5 फैमिलियाँ, लेबर फैमिली, और हमारे पे जो भी और भी जो इस्तेमाल हो रही है गैस, जैसे किचन हमारा खुद है लेबर का, और कुछ भी हैं उसमें हम ये यूज़ करते हैं। अगर हम ये गैस ना होती तो फिर वो जो फैमिली कह रही है अलहदा, जो भी हम गैस का इंतज़ाम करते या कोई लकड़ी वगैरह करते, तो उसमें बहुत ज़्यादा अखराजात होते। हमारी मैक्सिमम जो है हमारी हैं 2 लाख हमारी तो बचत हो रही है, ये भी प्रॉफिट में आ रहा है। अच्छा ये बताइएगा, बायोगैस के प्लांट के जरिए भाई का बताना है कि इनको 2 लाख महाना बच रहा है। अगर ये ना होता तो इनका डीजल 3 लाख का खर्च होता, अभी इनका डीजल 1 लाख का खर्च हो रहा है। ये बताइएगा, ये बायोगैस का प्लांट इस तरह का लगाने पे कितना खर्चा आता है? ये सर उस वक्त हमारे पास 2015 में हमने लगाया था, तो ये हमारा आया था उस वक्त 12 लाख रुपए। अब तो सर बहुत ज़्यादा हो गया है। अच्छा ये बताइएगा, ये जो आपका गोबर है इसको आप सिर्फ बायोगैस के लिए इस्तेमाल कर, ये जो उसको इस्तेमाल फसलों के लिए इस्तेमाल करते हैं या ज़ाया करते हैं? इस फसलों के लिए इस्तेमाल होता है। जो कुछ गोबर जो हमारा इधर बायोगैस में हो जाता है, और कुछ गोबर फसलों के लिए, और जो बाकी बचता है ये तो सर डीएपी के मुताबिक होता है, हम फसलों के लिए अपने इस्तेमाल करते हैं। चलें, बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब। मुझे अपना काइंडली नंबर दे दीजिएगा, ताकि मेरे जो देखने वाले भाई हैं वो आपसे किसी किस्म की भी रहनुमाई लेना चाहें वो आपसे रहनुमाई ले लें, और ताकि उनको फ़ायदा हो सके। नंबर बताइएगा। 0303670748 मेरा नाम डॉक्टर शुएब मुस्तफ़ा। जी नंबर दोबारा रिपीट कर दें। 0303670748। बहुत शुक्रिया जी। उम्मीद करता हूँ आज की जो वीडियो है वो डेयरी फार्मिंग के हवाले से बहुत ही आउटस्टैंडिंग, बहुत ही इंफॉर्मेटिव मालूमाती है, तो भाइयों को इस वीडियो से फ़ायदा उठाना चाहिए। तो आज के लिए इतना ही। अपने मेज़बान को दीजिए इजाज़त। बहुत सारा दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।